जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये प्रश्न आप सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आएँ तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को बिना पेन लगाए अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और समय बचाएंगे। अधिकतर बच्चे जो होते हैं बच्चों, एमसीक्यू प्रश्न बनाने में काफ़ी समय अपना खर्च करते हैं और उसको बना भी नहीं पाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि इनके जो कई प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आज हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किस टाइप से बनाएं ताकि उसको बहुत ही कम समय में सटीक उत्तर दे। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं और विश्लेषण करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, क्लास 10, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स, फुल मार्क 80 रहता है। टाइम क्या, तो कहोगे सर टाइम जो होता है 3 वर्ष दिया जाता है। ठीक है, निर्देश है बच्चों कि परीक्षार्थी जो होता है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, इनमें जो कुल है 4 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। ठीक है, तो खंड ए में जो होता है बच्चों, ठीक है, खंड ए में जो है, देखिए यहाँ पे खंड ए में कुल 30 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, तो 30 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक होते हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, यानी कि इनमें से 4 विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग खंड ए के जो 30 एमसीक्यू प्रश्न है उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बच्चे के ऐसे होते हैं जिनको मैथ से काफ़ी डर लगता है, तो ऐसे बच्चे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका डर 50% जो है आज ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहला है x² - 27 के शून्य क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, पी एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए x² - 27 के शून्य क्या होगा, तो x² - 27, तो शून्य पूछा बच्चों, तो शून्य मतलब क्या है कि ये शून्य के इक्वल होंगे। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर 27 होगा, तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 27 का अंडर रूट। 27 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कहोगे सर 9 × 3 में तोड़ सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल तो आप लोग को पता होगा क्या होगा, 3। ठीक है, अब 3 का जो है बच्चों उसका रो जो होता है वो वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस में। ठीक है, देखिए 3√3 जो है ये प्लस माइनस में इसका हो जाएगा। अब इसको हम लोग बिना कलम लगाए देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 27 = 0 दिया है, तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, तो 27 हो जाएगा। अब इन ऑप्शनों में से हम लोग ढूंढेंगे कि किनको वर्क करने पर जो है वो 27 आ जाएगा। क्या ऑप्शन ए को करेंगे तो होगा 9 9 81, मतलब 27 से ज़्यादा हो रही तो होगा नहीं। 3 × 9 9 × 27, तो ऑप्शन से भी बना सकते बिना पेन लगाए हुए। ठीक है, तो हमने दोनों टाइप बता दिया आपको। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में कह रहा है बच्चों कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होंगे। देखिए एक ग्राफ है मेरा, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो अगर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बच्चों तो इनका शून्य क्या होगा, तो 3 ही तो होगा। ठीक है, तो कहोगे सर 3 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है बच्चे, तो कहोगे सर आपने पढ़ रखा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। अब समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे मान के फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जैसे कि 2, ठीक है, और इसका अगला जो सम संख्या होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, तो 4 होगा। अब ये ठीक फिर अगला क्या होगा, तो 6 होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या के बीच में जो एचसीएफ होता है बच्चों, ये कितना होता है, तो कहोगे सर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए 2 चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की कितने अधिकतम हल संभव है। अब समझिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, तो कितने होंगे, अनगिनत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि अगला जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों कहाँ पे हो गया, तो प्रश्न के 5 तक हो गया था। अब प्रश्न के हम लोग 6 को देखेंगे। 6 में कह रहा है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। देखिए बच्चों, असंगत कब होती हैं, जब जो रेखाएं होती है वो
क्या होती है, तो कहोगे सर समांतर होती है। अगर रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, तो इनके कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है, और कोई हल नहीं होंगे मतलब ये असंगत होंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका थोड़ा कंडीशन पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर दो समीकरण है, पहला का है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, याद रखिएगा बच्चों। कितने कंडीशन होते हैं, कहोगे सर 3 कंडीशन, ठीक है। अब 3 कंडीशन कौन कौन होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन होता है बच्चों, तो 3 कंडीशन होता है कि जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, और ये बराबर हो जाता है c1/c2 के, ठीक है, तो ये संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, और नहीं होता है ये c1/c2 के, तो क्या होता है, ये रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, तो कहोगे सर समांतर होती है, ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए तीसरा, a1/a2 नहीं होता है बराबर b1/b2 के, ठीक है। अगर a1/a2 नहीं इक्वल हो जाएगा b1/b2 के, ठीक है, तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होगी। कैसी होगी, तो प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और इनका 2 अद्वितीय हल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। अब समझिए इसको हम लोग हल नहीं करेंगे उतना। x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 का हल है नहीं कि मूल है, तो जो भी होगा इन 4 ऑप्शनों में से ही होगा। अब इसको पुट करके देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले 0 हम लोग पुट करेंगे, तो x² की जगह 0 रखाएंगे तो कितना होगा 0, ठीक है। अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, +2 इक्वल टू 0, क्या आ रहा है इक्वल, जी नहीं, तो कहोगे सर ये नहीं होगा। चलिए 1 पुट करके देखते हैं, माइनस, तो 1 का होल स्क्वायर करोगे तो -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कहोगे सर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0, मतलब 3 2 5 4 6 इक्वल टू 0, मतलब ये भी नहीं होगा। अब 2 करके देखते हैं हम लोग, तो 2 में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 दूना यहाँ पे 6 +2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4 और 2 6, 6 में 6 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कलम लगाए अगर दिमाग हो तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। आप समझिए बच्चों, इतना ज़्यादा हल नहीं करोगे, इतना लॉन्ग मेथड में नहीं जाओगे। तो कह रहा है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290। आप समझेंगे, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में हम लोग आंसर ढूंढेंगे। तो कह रहे हैं इनका वर्ग करने पर, ठीक है, इनका जो योग होगा वो 290 होगा। तो 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 225, और यहाँ पे 17 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 289। हम लोग इकाई अंक से ही करने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। तो 9 5 14, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे बच्चों, ठीक है, इकाई यूनिट से हम लोग प्रयास कर लेंगे। 9 9 81, लास्ट में क्या हो रहा है 81, और यहाँ पे क्या हो रहा है 11 11 121, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 9 9 9 81 और 11 11 121, मतलब 1 1 2 भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, 13 13 कितना होता है बच्चों, तो कहोगे 169 प्लस 15 15 क्या होगा 225, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 के 4, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, तो कह रहा है 11 का होल स्क्वायर, तो 11 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 11 11 121, और 13 13 कितना हो जाएगा 169। अब इकाई अंक जोड़िए इसको, तो ठीक है, 9 1 10 के 0 हाथ बाकी 1, मतलब 0 आ रहा है, ठीक है। 14 8 और 1 9 1 1 2, 290 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे क्या पेन लगाने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं ना। तो सिर्फ दिमाग चाहिए बच्चों, मैथ को कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए आपको, बाकी मैथ बहुत ईजी है, ठीक है। अगर कैलकुलेट आपको सही से करने नहीं आता है तो फिर मैथ पहाड़ जैसा लगेगा आपको। तो इस वीडियो के एकदम अंत तक बने रहें, ठीक है। 30 में से 30 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में लाएंगे, इसे आप लोग को भरोसा दिलाते हैं।
चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यानी इनमें से कौन है जो एपी में है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 4 4 8, देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है बच्चों, ठीक है, 8 दूना 16, मतलब जो सार्वंतर है वो समान नहीं, मतलब ये नहीं होगा। 1 3, ठीक है, कितने का डिफरेंस है, तो कहोगे सर 2 है, फिर यहाँ पे कितने पे 9 में 3 6, मतलब ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कह रहा -10 और -6, -10 6 कितना हुआ, तो 4 जुड़ा यहाँ पे, 4 यहाँ पे जुड़ा, फिर यहाँ पे 4 जुड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 4 7 10 का 18वें पद का मान क्या होगा। तो पहला पद कितना है, तो पहला पद 1 है, ठीक है, दूसरा पद कितना है बच्चों 4, तो कहोगे सर कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा, जो बढ़ता है उसी को हम लोग तो सार्वंतर कहते हैं, दो पदों के बीच जो अंतर होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहोगे सर सार्वंतर होते हैं। चलिए ठीक है, 18वां पद, तो 18वां पद में क्या होगा, पहला पद तो होगा ही ना, और 17 को डी जुड़ेगा, है ना, तो 17 डी, तो पहला पद क्या होगा बच्चों, तो पहला पद कहोगे सर 1 था और 17 डी, ठीक है, 17 डी का वैल्यू कितना था हमारे पास, तो कहोगे सर 3, यानी 17 51 और 1 क्या हो जाएगा 52, तो ऑप्शन नंबर सी तो है हमारे पास, काफ़ी इजी है ना बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, क्या कह रहा है पहले सुनिएगा, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज है बच्चों, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जो है ट्रायंगल PQR है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कहोगे सर समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के इक्वल होता है। तो अगर इसके दोनों की भुजा निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो क्या होगा बच्चों, तो कहोगे सर AB का होल स्क्वायर बटे PQ का होल स्क्वायर होता है। अब इनकी भुजा निकालना है, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो 16/9 दिया है एरिया, तो इसका भुजा निकालना है, तो उसका वर्गमूल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि 4:3, कहाँ पे है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दो अक्षों के जो प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, इनका निर्देशांक क्या होता है बच्चों, तो कहोगे सर 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग मूल कहते हैं, इनका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वाई एच से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। अब समझिए वाई एच पर जो होता है बच्चों एक्स का मान क्या होता है, तो कहोगे सर वाई एच पर जो होता है, ठीक है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर जो होता है याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पर अगर बात करेंगे हम लोग तो वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होता है 0। पूछ रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु P स्थित है, तो एक्स अक्ष पर अगर बिंदु P स्थित है, ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा बच्चों, तो वाई का मान कहोगे सर 0 होगा। ठीक है, तो वाई का मान 0 किस में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है। आप समझिएगा यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि पहला ठीक है, साइन ए बराबर P/H, यानी कि दिया है 3/4। ठीक है, यानी P और H दिया था, हमें B नहीं पता है बच्चों, B बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर H² माइनस P² अंडर रूट, यहाँ का 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 9, तो 16 में 9 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, तो √7 बचेगा। ठीक है, यानी B का वैल्यू कितना हमें फाइंड कर लिया, तो B इक्वल टू हो गया √7। तो हमसे क्या पूछ लिया, कोसेक, क्या हो जाए बच्चों, तो कोसेक। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin A, यानी कि 4/3। देखिए इतना कैलकुलेट भी नहीं करना था बच्चों, सीधी सी बात आपसे पूछ लिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसेक ये, तो कोसेक साइन जो कोसेक होता है, ठीक है, साइन का ही अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, SEC कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 दिया है, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कहाँ पे है बच्चों, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है आपके पास में कि sec A + tan A × 1 - sin A = होगा।
देखिए बच्चों इस थोड़ा लंब जाएगा, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने इसको कैलकुलेट किया है बच्चों, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे, हमारे पास स्क्रीन थोड़ा छोटा और लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिस कारण से हल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको जब हल करोगे बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। चलिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 10 ए = √3 है, तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आने की 10 ए, तो ए का तो मान यहाँ दिया हुआ है बच्चों, जो भी होगा 4 ऑप्शन में ही होगा, तो किसका वैल्यू होता है। तो 10 60 डिग्री का कहोगे सर, अगर 10 60 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे सर √3 होता है, ठीक है। क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 60 डिग्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। आप समझिए, ये समझिए, ठीक है। जब किसी सीधी खड़े खंभा, मान के चलिए एक खंभा है, ठीक है, और उनकी ये छाया है, ये क्या है, छाया है, इनकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है बच्चों इन, ठीक है। तो उनकी क्या मान होता है, हम लोग कहेंगे सर ये 45 डिग्री है, ठीक है। अगर इसको अगर 10 लेंगे, 10 45 डिग्री, तो वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो अगर ये हो 1 हो जाएगा और ये भी हो जाए, तो ये कब होता है, तो जब एंगल 45 डिग्री हो तभी संभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, देखिए अर्धवृत्त क्या होता है बच्चों, देखिए ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो कोण होता है, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, समझिएगा, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। क्या था बच्चों प्रश्न, थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम हो गया था। तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, ये तो अर्धवृत्त होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, तो ये टोटल यहाँ से अगर बात करेंगे तो देखिए पूरा वृत्त जो होता है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कहोगे सर कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का। अर्धवृत्त कितने डिग्री का बनाएगा, तो कहोगे सर 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का बनाएगा, जो कि 4 ऑप्शन में नहीं है बच्चों, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 180 होना चाहिए, ठीक है। चलिए कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। तो बच्चों इसकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला कह रहा है बच्चों कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। देखिए वृत्त के केंद्र से जो समदूरस्थ जीवाएं होती है आपस में क्या होती है, तो आपस में समान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 कह रहा है दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, तो कहोगे 4/3 πr3, ठीक है। तो 4/3 πr3। अब बच्चों 4/3 पाई 4/3 पाई काट लेंगे, काट सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इनकी गोले का आयतन कितना दिया है, तो कहोगे सर 8/27। तो इनकी त्रिज्या जो निकल जाएगा क्या हो जाएगा, 2/3 निकल जाएगा, 2/3। तो ये त्रिज्या हमसे नहीं पूछ लिया बच्चों, पूछ लिया गया है क्या, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर 4πr², ठीक है। क्या हो जाएगा 4πr², r1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4πr2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, मतलब हो जाएगा r1 का होल स्क्वायर बटे r2 का होल स्क्वायर। तो क्या त्रिज्या क्या लाया था 2/3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4/9। तो 4/9 कहाँ पे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ 2/3 भी दिया है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसको मार के आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ क्या लिया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 23 किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल। तो किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है, तो कहोगे सर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी,
हम लोग त्रिज्या जो है इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधी सी बात हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो त्रिज्या है 6 बैठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 4 पाई रहने दीजिएगा, चूँकि यहाँ पे पाई में ही दिया, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 6 का होल स्क्वायर 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये से ही आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होती है। अब समझिए, जब हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ पे 2 ही परिणाम आने की संभावना होती है, या तो ये हेड आएंगे, या तो फिर क्या होंगे, तो टेल आएंगे। तो टोटल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो कह रहे जीत आने की प्रक्रिया कितनी होगी, तो जीत आने की प्रक्रिया कितने होंगे बच्चों, तो एक ही तो हो सकते हैं ना, और टोटल कितने, तो 2, तो यहाँ 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है। तो किसी निश्चित घटना की जो प्रक्रिया होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो 0 होता है। सभी प्रक्रियाओं का योग जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी प्रक्रिया जो होता है 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न काफी जी प्रश्न है, कह रहे एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए बच्चों, जब पासे को उछाला जाएगा तो पासे को में कौन कौन सी संख्या रहती है, तो कहोगे सर 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 ही। तो इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं आ सकता है ना, कहोगे जी नहीं सर। तो अब इसमें से देखिए कि कौन सी संख्या सम है, तो कहोगे सर 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है। तो सम संख्या की टोटल संख्या कितनी होंगी, तो कहोगे सर 3 हो गए। अब इसकी प्रक्रिया अगर हम लोग सम को निकालेंगे, ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, तो टोटल सम की संख्या कितनी है, 3। टोटल कितनी संख्या थे, 6। तो इसको डिवाइड करोगे, 3 1 3, 3 2 9 6, तो टोटल कितना हो गए, तो 1/2। अब देखिए 1/2 कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में तो दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो कह रहा है बच्चों कि यदि x + 2 and 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, किस में है, तो कहोगे सर समांतर श्रेणी में है। अब समझिए समांतर श्रेणी में है मतलब जो है इनके सर्वांतर है वो समान है। सबसे पहले x का वैल्यू अपने जो भी है यहाँ बच्चों उसको हम लोग पुट करके देखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 1 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 1 नहीं हो रहा है, ये इतना तो फिक्स हो गया कि 1 नहीं होगा। अब 2 पुट करके देखते हैं, तो x + 2 यानी कि 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 दूना 6, तो यहाँ पे होगा 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, 4 6 यानी कि यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, 3, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 3 पुट करके देखते हैं बच्चों, तो 3 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 3 तिया 9 कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो जाएगा बच्चों, 13। तो 5 4 9 9 4 13, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, तो ऑप्शन से आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लंबा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास, कह रहे 6 8 9 x तथा 13 का माध्य जो है वो 10 है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, आप समझिए माध्य। ठीक है, माध्य जो होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या होती है बच्चों। ठीक है, जिसको हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। अब जोड़िए यहाँ पे 6 + 8 + 9 + x + 13 बाई कितने हो जाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको करने पर कितना आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग कल जो है ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, अब समझिए बच्चों 6 और 8 कितना हो गया, तो कहोगे सर 14 हो गया। 14 और 9 कितना हो गया, तो 14 6 20 23 हो गया। 23 और 13, 23 और 13 कितना हो गया बच्चों, तो 3 3 6। ठीक है, 2 3 यानी 36 हो गया। अब देखिए 36 में से क्या जोड़ेंगे। ठीक है, 36 में से क्या जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको 5 से भाग देने पर 10 आ जाए, तो 36 में से अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 4 10 3 4 1 5 50 आ जाएगा। 50 को अगर 5 से डिवाइड करते बच्चों तो 10 आ जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अब प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है जिनकी संख्या अधिक बार आई हो। तो अब इस आंकड़े में ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, सबसे अधिक बार कौन से आया है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 बार आया है,
इसके बाद कौन सी संख्या है, 6 6 और कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ही जो है बच्चों वो 3 बार रिपीट किया है, मतलब यहाँ पे इसकी जो बहुलक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। अब समझिए 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में सजाएंगे, नहीं बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखोगे तो कहोगे सर 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे तो कहोगे सर 9 लिखेंगे, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, फिर क्या लिखोगे तो कहोगे सर 15 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 3 इधर ले लीजिए, 3 इधर ले लीजिए। ठीक है, तो जो बीच में बच गई तो क्या कहलाएंगे, माध्यिका कहलाएंगे। यानी कि 10 कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ये में है। ठीक है, तो ये 30 जो था, आज हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डर जाते हैं और मैथ में फेल कर जाते हैं। अब आप ही लोग बताइए बच्चों, 30 में से तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी जो कमज़ोर होंगे, जिसे कुछ नहीं आता होगा मैथ, वैसे भी तो आप बना ही सकते, कम से कम 15-20 नंबर तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 15 से 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो 40-45 नंबर तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है और घबराने से कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे रिजल्ट दिलाऊंगा।